मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो हिंदी लिटरेचर का आपके सामने जो पेपर होगा हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे संबंधित आपके सामने ये पूरी की पूरी एक कंप्लीट क्लास होने वाली है, जिसके अंदर अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो आपकी एग्जाम के अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है हिंदी साहित्य में। इससे आपको पता चलता है कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, साथ के साथ कौन कहां से सहप्रसंग व्याख्या आएंगी, कहां से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है और कहां से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो सभी चीजों के बारे में अपन जानेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा आपके जो पेपर होने वाला उसके अंदर एग्जाम पैटर्न कहाँ रहेगा, कैसा रहेगा, कौन कौन से पर्सन महत्वपूर्ण है, सिलेबस में कौन सा पर्सन लॉन्ग टाइप आता है, कौन सा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है और कौन सा आपके सामने शॉर्ट आता है। और अंत में आपके सामने टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। क्या है? टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो एक कंप्लीट क्लास होने वाली आपकी जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे संबंधित आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। समझ में आ गया? चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। और 40,000 सब्सक्राइबर का अपने टारगेट ले रखा है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो। जो जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर देगा उसको फ्री में पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको फ्री में पीडीएफ डाल दूंगा, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके पेपर की, तो आपका पेपर, चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो, चाहे आपके सामने नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, किसके, चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो, चाहे आपके सामने नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, अगर आप का जो पेपर है वो आपके लिए क्या होने वाला है, आपका एक कॉमन पेपर आएगा। क्या आएगा? आपका एक कॉमन पेपर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एक कॉमन पेपर होगा। सेम ही पेपर होगा, चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो, चाहे आपके सामने नॉन कॉलेज के लिए विद्यार्थी हो, सेम ही पेपर आपका देखने को मिलेगा। पेपर की अगर मैं बात करूं कि पेपर है वो आपके सामने कितने नंबर का देखने को मिलता है, भाई आपके सामने 3 घंटे का पेपर आएगा। 120 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का? 120 नंबर का आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा। और आपको पास होने के लिए 48 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए भाई? 48 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। आपकी लड़ाई 48 नंबर की है, चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो, चाहे नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो। अब बात आती है कि जो आपका 120 नंबर है, क्या है, जो आपके एग्जाम के अंदर जो 120 नंबर हैं वो कैसे बटे हुए होते हैं, किस तरीके से उनका पूरा पैटर्न बटा हुआ रहता है, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपके सामने जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न। कैसे प्रश्न? अति लघुतरात्मक प्रश्न। 10 क्वेश्चन आते हैं भाई। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। 10 प्रश्न यहां पर आपके सामने अधिकतर कोई लेखक है जो आपके सामने जो यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास है, इस साहित्य के इतिहास के अंदर बहुत अलग अलग कालखंड है। उस कालखंड के अंदर जैसे उपन्यास का कौन प्रसिद्ध उपन्यासकार रहा, अलग अलग कालखंड से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? तो यही प्रश्न आपके सामने आते हैं। प्रत्येक यूनिट से आता है प्रश्न। क्या आता है? प्रत्येक यूनिट से प्रश्न देखने को मिलता है। समझ में आ गया? प्रत्येक यूनिट से प्रश्न देखने को मिलता है और लेखक के नाम से संबंधित एक प्रश्न जरूर से देखने को मिलता है। या ऐसे पूछ लेगा कि ये जो आपके सामने ये जो एकांकी है या उपन्यास है क्या है, ये ऐसा पूछ सकता है। प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन आपको 30 शब्दों में बनाना होता है। कितने शब्दों में बनाना होता है? 30 शब्दों में आपके सामने जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। 30 शब्दों का अर्थ है भाई आपके सामने लगभग 3 से 4, कितने, 3 से 4 आपके सामने लाइन में सॉल्यूशन बनाना है। इससे ज्यादा आपको लाइनों में सॉल्यूशन नहीं बनाना है। अगर इससे ज्यादा बनाओगे, काफी बच्चे आधा आधा पेज भर देते हैं, लास्ट में उनके पास पूरा टाइम नहीं बचता। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर अगले वाले प्रश्न आते हैं लघुतरात्मक प्रश्न, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। यहां से आपके सामने जो प्रश्न है वो यूनिट 2, 3 और मतलब प्रश्न नंबर आपके सामने 2, 3, 4, 5, मतलब कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे।
जो लघुतरात्मक प्रश्न है वो 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। आपको इसमें कोई विकल्प नहीं देके रखेंगे, 4 में से कोई 2 प्रश्न आपको, जो 2 प्रश्न क्या है, 2 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं, उन 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन, 2 प्रश्नों का उत्तर आपको बनाना होता है। समझ में आ गया? ये 300 शब्द नहीं है भाई, ज्यादा लिख रखा है। आपको 100 टाइप प्रश्न में 150 शब्दों में, कितने शब्दों में, 150 शब्दों में इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने शब्दों में सॉल्यूशन बनाना होता है? 150 शब्दों में आपको इनका सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। फिर अगले वाला सेक्शन आता है निबंधात्मक प्रश्नों का। कौन से वाले प्रश्न? निबंधात्मक प्रश्न। कौन से वाले प्रश्न? निबंधात्मक प्रश्न। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये प्रत्येक यूनिट से क्या है, प्रत्येक यूनिट से, जैसे यूनिट फर्स्ट हो गई, चाहे सेकंड हो गई, चाहे थर्ड हो गई, चाहे फोर्थ हो गई, उनसे 2-2 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 2-2 प्रश्न आते हैं। उसमें से कोई एक एक प्रश्न आपको चूज करना होता है। जैसे यूनिट फर्स्ट में 2 आए, विकल्प में आ रहा था, आपने 1 प्रश्न कर लिया। यूनिट नंबर सेकंड से आपके सामने 2 प्रश्न देखने को मिल रहे थे, विकल्प में था, आपने 1 कर लिया। यूनिट नंबर 3 से 2 प्रश्न था, 1 कर लिया। और यूनिट नंबर 4 से 1 प्रश्न कर लिया। इस तरीके से आपको क्या करना होता है? 4 प्रश्न करने होते हैं। कितने? 4 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करने होते हैं। क्या करना होता है? 4 लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है वो आपके सामने करने होते हैं। इन प्रश्नों का सॉल्यूशन बनाते वक्त, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न है, बड़े प्रश्न है, सबसे ज्यादा समय इन्हीं को देना है। आपको कितने शब्दों में? 300 वर्ड्स में, 300 शब्दों में आपको इनका सॉल्यूशन बनाना होता है। 300 शब्दों का सीधे सीधे अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग आपके सामने लगभग 2.5 पेज आपको भरना होता है। कितना पेज भरना होता है? आगे पीछे का 1 पेज, दूसरा आगे पीछे का, और तीसरा आपके सामने आधा पेज, 2.5 पेज आपको अप्रोक्स है वो भरना होता है। इतना आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? काफी बच्चों का सवाल है, क्या सर ज्यादा पेज भरने से ज्यादा नंबर मिलते हैं? तो 17 से ज्यादा अगर पेज भरते हो तो आपको अच्छे खासे नंबर है वो मिल जाते हैं। तो ये आपके सामने सारा का सारा पैटर्न रहने वाला है। चलिए अब बात करें सिलेबस की। किसकी बात करें भाई? सिलेबस की, कि सिलेबस कैसे आपके सामने देखने को मिलता है। तो देखो, सिलेबस आपका 4 भागों में बटा हुआ है। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और 4 भागों में अलग अलग जो हिंदी साहित्य है उसका जो कालखंड है उसमें भी बटा हुआ है। समझ में आ गया? जो हिंदी साहित्य है उसका जो समय काल जो रहा ना, उसी हिसाब से आपके जो हिंदी साहित्य का जो समय है उसी हिसाब से बांटा गया। जैसे यूनिट फर्स्ट है उसमें आदिकाल से संबंधित प्रश्न आएंगे। किससे संबंधित? आदिकाल से संबंधित। समझ में आ गया? इसमें आदिकाल का नामकरण कैसे पड़ा, इसकी मुख्य प्रवृत्तियां क्या है आदिकाल की, रासो, नाथ साहित्य और संघर्ष व शौर्य का युग, है ना। तो उस समय जो आपके सामने रासो व नाथ साहित्य लिखा जाता था, कब? जो आदिकाल है भाई। कौन सा काल है? आदिकाल में जो रासो और आपके सामने जो नाथ साहित्य लिखा जाता था और संघर्ष का शौर्य की कहानी देखने को मिलती है। अगले वाले की बात करें यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट नंबर सेकंड भक्ति काल व रीति काल का है। किसका काल है? भक्ति काल व एवं रीति काल का समय काल है। किसका काल है? रीति काल का कालखंड है, उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। जिसमें ज्ञान व प्रेम की धारा है भाई, भगवान की भक्ति। भक्ति काल के अंदर जो प्रेमचंद सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, मीराबाई हो गई, जो भक्ति आंदोलन से संबंधित आपके सामने जितने प्रमुख आपके सामने जो लेखक, जो साहित्यकार हुए, संत हुए, उनके बारे में आपको पढ़ना होता है। समझ में आ गया? यहाँ पे दरबारी कला, जो रीति काल का समय था ना, वहां पे दरबारी कला है कि कोई कवि है वो दरबार में रहकर कोई भी राजा के और अपने साहित्य की रचना कर रहा है, उसको दरबारी कला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दरबारी कला। फिर आपके सामने आधुनिक काल, जो यूनिट नंबर थर्ड है। क्या है? यूनिट नंबर थर्ड है। यहाँ पे आधुनिक काल का काव्य देखने को मिलता है, जिसमें भारतेंदु युग में समकालीन कविता तक, कहां तक? भारतेंदु युग से। कौन से युग से? भारतेंदु युग से लेकर आपके सामने समकालीन कविता तक आपके सामने साहित्य देखने को मिलता है। नव जागरण का काल, मतलब नया कालखंड देखने को मिलता है। फिर आधुनिक काल आता है, जहां पे आपके सामने जो आज के समय जो प्रेमचंद हो गए, सुमित्रा कुमारी चौहान हो गई, ये सब जो खड़ी बोली के साहित्यकार रहे। खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ, नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास का जो अलग अलग समय कालखंड आया, अलग अलग विधाएं देखने को मिली, उससे संबंधित आपको पढ़ना होता है।
तो ये 4 अलग अलग प्रकार के कालखंड है, उनमें बटा हुआ है। चलिए सबसे पहले जानते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट है उसके सिलेबस के बारे में और डेप्थ में जाते हैं अपन। पहला है भाई राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध के इस दौर में साहित्य में शौर्य व धर्म का अनूठा संगम देखने को मिलता है। जो आदिकाल है ना, यहाँ पर क्या होता है भाई, ये जो आपके सामने जो शुरुआती दौर है हिंदी साहित्य का, उसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या बहुत सारे युद्ध देखने को मिलते थे। क्या देखने को मिलते थे? युद्ध देखने को मिलते थे। तो युद्ध होते हैं तो राजाओं की जो आपके सामने कहानी है, जो राजाओं की जो कहानियां हैं वो देखने को मिलती है। भाई कोई कवि हुआ करता था, वो राजा के यहाँ पर रहा करता था, और फिर उसी के बारे में उसने कैसे युद्ध लड़े, उसकी प्रेम कहानी, उसके जो अलग अलग राजाओं के साथ युद्ध हुए, उसके बारे में वो पर बताया गया है। उसी को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। नामकरण की समस्या, जो आदिकाल है उसमें जो नामकरण दिया गया, एक नामकरण की समस्या है। काल विभाजन भी बड़ी समस्या है। क्या है? जो काल का जो विभाजन किया गया है, काल का जो विभाजन किया गया ये भी बड़ी समस्या है। युगीन परिस्थितियां, राजनीति, सामाजिक व सांस्कृतिक, उस समय में समाज कैसे हुआ करता था, उस समय में राजनीति कैसे हुआ करती थी, उस समय समाज कैसे हुआ करता था, और उस समय की संस्कृति कैसे हुआ करती थी। क्या हो गया? उस समय की जो संस्कृति है वो कैसे हुआ करती थी, उसके बारे में आपको पढ़ना है। समझ में आ गया? राजनीति कैसे होती थी, समाज कैसे होता था, और संस्कृति कैसे हुआ करती थी। साहित्य के बारे में सिद्ध साहित्य, नायक साहित्य, जैन व रासो साहित्य के बारे में पढ़ना होता है। क्या होता है? आपके सामने जो अलग अलग प्रकार का साहित्य है, क्या है? अलग अलग प्रकार का साहित्य है। जैसे इसमें चाहे सिद्ध साहित्य हो गया, चाहे नाथ हो गया, चाहे जैन हो गया, चाहे रासो साहित्य हो गया, ये जो अलग अलग प्रकार का जो साहित्य है इसके बारे में आपको पढ़ना होता है। साथ के साथ लौकिक व गद्य साहित्य के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लौकिक एवं गद्य साहित्य है। कौन सा साहित्य है? गद्य साहित्य है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना होता। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। नामकरण की समस्या है, समाज उस समय का कैसे हुआ करता था, सिद्धनाथ व जैन व रासो साहित्य है, और गद्य साहित्य देखने को मिलता था। प्रश्नों की बात करें, पहले वाला प्रश्न है हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामकरण का विस्तृत विवेचना कीजिए। मतलब जो आदिकाल है, जो आदिकाल है, इसमें जो काल विभाजन कैसे किया गया है, क्या किया गया है, इसमें जो काल का जो विभाजन है वो कैसे देखने को मिलता है उसके बारे में बताना है। उसके नामकरण के बारे में बताना है। क्या बताना है? उसका नामकरण कैसा है उसके बारे में भी आपको बताना है, विस्तृत रूप से आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें। आदिकालीन साहित्य कौन सा साहित्य है भाई? आदिकालीन साहित्य है जो आपके सामने, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां रही उसके वर्गीकरण के बारे में बताइए। क्या बताना है? जो आदिकालीन साहित्य है उसके बारे में आपको बताना है, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है और उसका वर्गीकरण कैसे देखने को मिलता है उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला प्रश्न है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य व जैन साहित्य की विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्या करना है? सिद्ध साहित्य हो गया, नाथ हो गया, जैन साहित्य हो गया, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। जो अलग अलग आपके सामने सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है उसका आपको तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। समझ में आ गया? एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, अच्छे से कर लेना। चलिए अगले वाली यूनिट है यूनिट नंबर सेकंड। इसमें आपके सामने भक्ति काल और रीति काल से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे संबंधित? रीति काल से। और ये जितने कवि है ना इनका नाम रट लो भाई, यहां से वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा, अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलेगा। अभी भी बता रहा हूं, अच्छे से पढ़ लेना इन प्रश्नों को, इन लेखकों के नाम को। सबसे पहले जहां भक्ति काल में ईश्वर के प्रति समर्पण का युग था, वही रीति काल में दरबारी कवि जो कला देखने को मिलती थी। देखो भक्ति काल में जो भक्ति साहित्य का जो आंदोलन हुआ, भक्ति काल का जो आंदोलन हुआ, उसके समय अनेक प्रकार के संत हुए। समझ में आ गया? संत काव्य देखने को मिला, जो अलग अलग प्रकार के संत थे, जैसे कबीर दास के द्वारा लिखा गया, मलिक मोहम्मद जैसी हो गए, सूरदास हो गए, कबीर तुलसीदास हो गए, है ना, कबीर दास हो गए, मीराबाई हो गई, ये कुछ संत हुआ करते थे जिनके द्वारा साहित्य लिखा गया। समझ में आ गया? सूफी काव्य, मुस्लिम धर्म के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे आपके सामने, जैसे हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन हुआ, वैसे ही मुस्लिम धर्म के अंदर सूफी आंदोलन देखने को मिला। तो मुस्लिम साहित्य आपके सामने जो देखने को मिलता है वो सूफी काव्य है।
फिर भक्ति आंदोलन दो भागों में बटा गया। राम काव्य, जो भाई जिन्होंने भगवान राम के ऊपर साहित्य लिखा, जैसे इसमें तुलसीदास है, समझ में आ गया। कृष्ण काव्य, जैसे सूरदास है ना, मीराबाई है, इन्होंने कृष्ण के ऊपर लिखा तो कृष्ण काव्य के अंदर आ गए, है ना। अगले निर्गुण सगुण, निर्गुण में आपके सामने कबीर देखने को मिलते हैं, रैदास देखने को मिलते हैं। तो ये आपके सामने कुछ प्रमुख जो हिंदी साहित्य है उसके जो अनेकों प्रकार के जो संत हैं उनके द्वारा जो अलग अलग जो काव्य देखने को मिलता है। रीतिकाल की बात करें, रीतिकाल तीन भागों में बटा हुआ है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। क्या होता है, देखो जब रीतिकाल का समय आया तब जो साहित्यकार हुए उन्होंने क्या है, साहित्य के अंदर जो रस हो गया, छंद हो गए, इनके ऊपर, और व्याकरण हो गया, अलंकार हो गए, इनके प्रयोग पर इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। समझ में आ गया। तो वो साहित्यकार जो आपके सामने, जिनका पूरा का पूरा फोकस हिंदी साहित्य के अंदर आपके सामने जो व्याकरण के ऊपर हुआ करता था, उससे बाहर इन्होंने साहित्य लिखा ही नहीं, वो रीतिबद्ध। अच्छा, ऐसे कुछ उसके बाद में कुछ ऐसे कवि आए जिनके मन में आया तो उन्होंने व्याकरण का प्रयोग कर लिया, है ना, थोड़ा बहुत, बाकी नहीं किया। और ऐसे कवि जिन्होंने बिल्कुल प्रयोग नहीं किया, अपने मन में आया उस हिसाब से साहित्य लिखा, तो वो रीति मुक्त काव्य के कवि कराए। जैसे केशवदास, बिहारी व धनानंद, वो रीति काल के प्रमुख कवि है। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न के बारे में। भक्तिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां व उसके वर्गीकरण का विवेचना कीजिए। क्या करना है, जो भक्तिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी और उसके वर्गीकरण के बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। कबीरदास, तुलसीदास के साहित्य के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। क्या करना है, जो कबीरदास व तुलसीदास है उनके साहित्य के बारे में बताना है। क्या बताना है, उनके साहित्य के बारे में आपको बताना है, साहित्य के बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, दोनों के बारे में आपको उनकी प्रमुख विशेषताएं बता देनी है। अगले वाला प्रश्न है, रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां रीतिबद्ध, रीति सिद्ध तथा रीति मुक्त काव्य के बारे में बताइए। तो आपको रीतिकालीन साहित्य है उसमें कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां रही, इसमें आपके सामने रीतिबद्ध काव्य कौन सा होता है, रीति सिद्ध कौन सा होता है, रीति मुक्त काव्य कौन सा होता है, उनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। समझ में आ गया। चलिए भाई, अगले वाला काव्य है आपके सामने आधुनिक काल। यूनिट नंबर सेकंड है, थर्ड है। इसमें जो आधुनिक काल के बारे में पढ़ते हैं, इसमें आधुनिक युग की कविताओं में राष्ट्रीय चेतना, प्रकृति, प्रेम व सामाजिक, मतलब देखो भक्ति काल और रीति काल के बाद में जो आधुनिक समय आया, जिसमें जो अपना भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो साहित्य लिखा गया, है ना, जहां राष्ट्रीय प्रेम देखने को मिला, प्रकृति से संबंधित जो प्रेम है वो देखने को मिला, सामाजिक घटनाएं, सामाजिक घटनाओं के जो आपके सामने जो विकासवाद है उसके बारे में देखने को मिला। तो अब इसमें जो मैं एक एक चीज बता रहा हूं ना, एक एक चीज को पढ़ लेना। भारतेंदु युग है उसको नवजागरण युग के बारे में बोला जाता है। द्वैती युग है उसको आदर्शवाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद है जहां पर प्रकृति और रहस्य के बारे में पढ़ा जाता है। प्रगतिवाद है जहां पे यथार्थ व नव प्रयोग किए गए हैं। और नई व समकालीन कविताओं में आधुनिक बोध देखने को मिलता है। तो इसको अलग अलग भागों में बांटा गया। ये तीनों, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतेंदु, द्विवेदी व छायावादी। चलिए पहला प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख विशेषताओं व प्रमुख कवियों की विस्तृत विवेचना कीजिए। क्या करना है, जो छायावाद का काल है की प्रमुख विशेषताएं क्या और उनके प्रमुख कवियों के बारे में आपको बताना है। आधुनिक हिंदी कविता व प्रगतिवाद व प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। क्या करना है, जो आधुनिक हिंदी कविता है और उसमें प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, क्या है, प्रगतिवाद व प्रयोगवाद कैसे काम करता है उसके बारे में आपको बता देना है। नई कविता व समकालीन कविताओं की प्रमुख विशेषताओं, नई कविताएं कैसे काम करती है और समकालीन कविताओं ने कैसे काम किया उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। चलिए यह है भाई आखिरी आपके सामने आधुनिक काल का गद्य। खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ, हिंदी साहित्य का अभिव्यक्ति और एक नया कैसे देखने को मिला। इसमें जो हिंदी साहित्य की जो अलग अलग विधाएं हैं, जैसे नाटक हो गया, निबंध हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, जो हिंदी साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ना होता है। चलिए
पहला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के विकास और विकास को क्रमबद्ध तरीके से बताइए। क्या बताना है? खड़ी बोली का विकास कैसे होता है और उसके बारे में आपके सामने क्रमबद्ध विकास के बारे में आपको बता देना है। हिंदी नाटक एवं हिंदी कहानी के विकास के प्रमुख रचनाकारों के बारे में बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। हिंदी नाटक व हिंदी कहानी का विकास कैसे होता है उसके बारे में आपको बता देना। हिंदी उपन्यास के विकास क्रम तथा उपन्यासकारों के बारे में बताइए। हिंदी जो उपन्यास है उसका उद्भव कैसे होता है और उसका विकास कैसे होता है उसके बारे में भी आपको बताना है। समझ में आ गया? तो ये पूरा पेपर होने वाला है। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर देगा उसको आपके सामने फ्री में पीडीएफ देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? फ्री में पीडीएफ देखने को मिलेगी। तो जाओ और जाकर चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।